मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो ये चैप्टर कंसेप्चुअल है और थोड़ा लॉन्ग भी है, बट इस चैप्टर के एनसीईआरटी में जितने भी कंसेप्ट दिए हुए हैं तो मैंने कुछ कंसेप्ट बाहर से भी ऐड कर रखे हैं, वो भी आप नोट कर लो अपने एनसीईआरटी में। और इस एनसीईआरटी में जितने कंसेप्ट दिए हुए हैं ना, वो इनफ है। इस चैप्टर से बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। इवन आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, तो वो सब मैंने हाइलाइट्स कर रखे हैं और कुछ पॉइंट्स को मैंने बाहर लिख रखे हैं। बाहर लिखने का एक फ़ायदा होता है कि उसकी रिकॉलिंग कैपेसिटी जो होती है, जब आप रिवीजन करते हो तो वो बढ़िया से रिवीजन होता है और याद भी बहुत जल्दी होता है। कई सारी चीज़ें जो आपको याद नहीं हो उसको एनसीईआरटी के साइड में लिखो, ताकि वो जब आप रिवीजन करोगे तो वो याद हो जाए। तो अगर देखो, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने का। पहले आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीडिंग मारो और हाईलाइट करो, पॉइंट्स को टिक करो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। जैसे सेंट्रल डोगमा क्या होता है, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था ये सेंट्रल डोगमा को, ये सब पॉइंट्स जो हैं आप याद करो। और जो हम डीएनए पढ़ते हैं वो कौन सा टाइप का डीएनए होता है, बी डीएनए होता है। एंड देन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में जो भी पॉइंट्स आपको दिए हैं मैंने हाइलाइट्स किए हैं। इसमें हिस्टोन रिच होता है, लाइसिन और आर्जिनिन जो एमिनो एसिड होता है, बेसिक एमिनो एसिड। तो ये सब पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, हाइलाइट्स करो। अब हाइलाइट्स का फ़ायदा क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता और उसे पढ़ते भी ध्यान से नहीं है और वो याद भी ध्यान से नहीं करते हैं। तो हाइलाइट्स का एक और फ़ायदा होता है, ताकि आपको पता चलेगा कि वो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप हाइलाइट्स अच्छे से पढ़ोगे। हाँ, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी पढ़ने का कि 360 आउट ऑफ 360 कैसे लाओगे। तो देखो, पहले एनसीईआरटी को पढ़ो अच्छे से, रीडिंग मारो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कोई कंसेप्ट, नया कंसेप्ट मिलता है, उसको एनसीईआरटी में ऐड करो। एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप उस चैप्टर को फिर से पढ़ो। जब आप फिर से पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि अरे यार, ये टॉपिक तो मैंने लाइटली लिया था पर इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी आप पढ़ो ना तो ऐसे ही पढ़ो, ताकि आपका जो रिवीजन और आपका जो फोकस हो ना वो बढ़े एनसीईआरटी के प्रति। और एनसीईआरटी की हर एक लाइन पे आपका फोकस होना चाहिए। और फोकस तभी होगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको पहले से हाइलाइट्स पता हो। तो ये सब ट्रिक्स अप्लाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं इस चैप्टर के सारे ट्रिक्स इसमें मैंने ऐड किए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने टिक मारे हैं उसको। तो आप भी वैसे करो और अपने एनसीईआरटी में उसको ऐड करो एज इट इज़। अब देखो, यहाँ पे एक कंसेप्ट है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके कंसेप्ट मैंने बाहर इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये मुझे याद नहीं होते थे। ऑलरेडी ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट ये मुझे याद नहीं होते थे, इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा है। तो आप भी उसको साइड में लिख सकते हो अगर आपको याद नहीं होते हैं तो। अब इस पेज पे भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें बाहर लिख रखी है। अब ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में लिखी है, फिर भी मैंने बाहर क्यों लिखी है, इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि वो मुझे जल्दी याद हो जाए और मेरा फोकस उस पर जल्दी जाए, इसलिए मैंने उसको बाहर लिख रखा है। और वैसे आप भी करो, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा होता है और वो जल्दी याद होते हैं, रिवीजन भी बहुत आसानी से होती है। अब देखो, इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे मैंने कई सारे जो ट्रिक्स हैं जो बाहर से ऐड करने की ज़रूरत थी वो मैंने किए हैं। और कुछ पॉइंट्स जो मुझे याद करने हैं वो मैंने हाइलाइट्स भी किए हैं, टिक भी किए हैं और उसको गोल भी बनाए हैं। तो हर एक पॉइंट का कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से उस पर मैंने टिक किए हैं, हाईलाइट्स किए हैं या फिर स्टार मार्क किए हैं। अब देखो, इस पेज पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, तो जो इम्पोर्टेंट था जैसे ग्लूटामिक एसिड, आपको याद करना है ग्लूटामिक एसिड, वैलिन एसिड। तो वैलिन एसिड का कोड आपको याद करना है। मैंने एक अलग वीडियो बनाया था इस पे कि इसमें से कौन कौन सा आपको याद रखना है।
तो आप हमारे चैनल पे उसको देखो, सर्च करो और वो उस वीडियो को ज़रूर देखो, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कोडोन आपको याद करने हैं। अब जैसे ग्लूटामिक एसिड, ये आपको याद क्यों करना है? क्योंकि जब आप सिकल सेल एनीमिया पढ़ोगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि GAG से कन्वर्ट होता है GOG में, जो वैलिन का कोड करता है। ठीक है, तो इसलिए ये कोड याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। म्यूटेशन का कंसेप्ट भी आपको इस पे समझ आ जाएगा, तो ये भी कंसेप्ट समझो। अब देखो tRNA से जो कंसेप्चुअल है, अब ये डायग्राम है। डायग्राम पे मैंने वो पॉइंट्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि जब मैं डायग्राम देखूँगा ना, तभी वो मुझे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैं NCERT पढ़ा हूँ, मुझे पता है कंसेप्ट। जब मैं रिवीजन करूँगा और डायग्राम देखूँगा तो वो कंसेप्ट मुझे बहुत ही जल्दी याद होंगे, इसलिए वहाँ लिखना ज़रूरी है। तो आप भी लिखो, आपके भी रिवीजन बहुत आसान होंगे। अब देखो इसमें मैंने P साइड A साइड लिख रखे हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न होते हैं। अगर एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ोगे ना थ्योरी वगैरह तो याद नहीं आते, फिर कन्फ्यूज़न होती है, जिससे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप नोट करो। NCERT में जब तक आप नोट नहीं करोगे ना, तब तक आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और एग्ज़ाम टाइम पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है भाई। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए नोट करो। अब देखो इस लाइकोप्रोन की कंसेप्ट में भी मैंने कई सारी चीज़ें लिख रखी है, ये सब भी आप हाईलाइट करो। जैसे ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था, जैकोब और मोनोड जो लाइकोप्रोन को दिए थे, तो कई सारी चीज़ें पूछी गई है, तो वैसे भी आप लिखो, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट में जो लाइकोप्रोन है उस पर भी मैंने डायग्राम है, डायग्राम के साथ मैंने ऐड किए हुए हैं, क्योंकि जब भी मैं डायग्राम पढ़ूँगा ना तो वो सारे कंसेप्ट मुझे अच्छे से रिकॉल हो जाते हैं। ये मैंने बाहर पॉइंट्स लिखे हैं, वो बाहर पॉइंट्स लिखने का एक ही रीज़न है, ताकि वो मैं याद करूँ अच्छे से और उस पर फोकस है। और अंडरलाइन वगैरह करना, गोल करना, टिक मारना, ये सब कॉमन चीज़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो टिक मार रहे हो क्यों मार रहे हो, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आप पूरे NCERT में टिक मार दो या फिर पूरा NCERT हाईलाइट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें भी मैंने जो टिक मारे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा NCERT टिक मार दिया है, जो इम्पोर्टेंट है वही टिक मारे हैं। आप भी उसको ही हाईलाइट करो जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, या फिर मैंने जो हाईलाइट्स किए हैं एज इट इज़ कर सकते हो, क्योंकि इस NCERT से पढ़ के मेरे 360 आउट ऑफ 360 आए हैं, तो आपके भी 360 आ सकते हैं ईजिली। और NCERT पढ़ने का ना एक बहुत ही अच्छा तरीका है, उसको फास्ट पढ़ो। जितना फास्ट पढ़ोगे ना, ये मैं हर बार कहूँगा कि आप NCERT ही नहीं, NCERT फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो जो भी पढ़ रहे हो उसको फास्ट पढ़ो, अपनी रिवीजन फास्ट करो। क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में ना आपको बहुत फास्ट क्वेश्चन पढ़ने होते हैं और बहुत फास्ट आपका दिमाग चलना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सपोज़ मान लो आपने घर पे स्लो पढ़ाई की है और एग्ज़ाम में जाके आप अपना फास्ट दिमाग चलाओगे ना, तो आपका दिमाग उतना फास्ट काम नहीं करेगा और निगेटिव मार्किंग होंगे और आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। तो इसलिए आप हैबिट डालो फास्ट पढ़ने की, जितना फास्ट पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्ज़ाम एंड थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो।